गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे भाई। देखिएगा भाई, कोई पूछ रहा है कि फंक्शनल चेंजेस क्या होते हैं डेवलपमेंट में। एक बार एग्जांपल से बता दो, अभी बता देंगे, डोंट वरी। और होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं एकदम जबरदस्त हूँ। बस मस्त तरीके से पढ़ते रहना है, कुछ और सोचने की जरूरत है ही नहीं। ये मैं बार बार आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि सीटेट में जो कर लेते हैं हम लोग क्लास में, उससे बाहर चीजें नहीं जाती हैं। एक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बन गई है, एक क्वेश्चन आ भी गया तो भी आप उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर देंगे, है ना। जो किसी और एग्जाम में उतना बेनिफिट डायरेक्ट नहीं है कि इतना सिलेबस से स्टिक करता हो। केंद्रीय विद्यालय भी सिलेबस पे ही रहता है, बट सीटेट जितना कोई और नहीं रहता। ठीक। तो इसलिए इधर उधर बिना मतलब परेशान नहीं होना है। और फ्लो टूट जाता है किस चीज में प्रशांत? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है राहुल, मैं बात करूंगी इस बारे में। और भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो तो बता सकते हो। और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी मुझे समझ नहीं आई मैम, आयुषी अभी बता देंगे। अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रेगुलर क्लास लिया करो। अरे रेगुलर ही हो रही भाई क्लास, कल तो सभी की छुट्टी थी। अब बाई चांस जो है, मैंने हालांकि एक्स्ट्रा क्लास लगवाई थी, बट मैं आगे से लगवाऊंगी नहीं क्योंकि कुछ ना कुछ आ ही जाता है छुट्टी के दिन। तो इस चक्कर में वो ऑफ करनी पड़ी। बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, इनफ टाइम है। सारी चीजें हैं, बाकी क्लासेस चल रही हैं। अगर एक क्लास किसी दिन नहीं भी हो रही है तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना। देखिए, और बाकी रेगुलर ही कोशिश तो यही रहती है कि मंडे टू फ्राइडे रेगुलर हो। कोई छुट्टी अगर बीच में आ गई या कोई कुछ बाय चांस परिस्थिति ऐसी बनती है कि छुट्टी करनी पड़े, तो आप लोग इतने मेच्योर लोग हैं। और सिलेबस आपका टाइम पे होगा, उस चीज की टेंशन नहीं लेनी। पेपर में सब कुछ आएगा जो पढ़ाया जा रहा है, उस चीज की टेंशन नहीं लेनी। दिमाग में सब कुछ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, है ना। तो जबरदस्ती स्कूल नहीं बना के रखना है उसको, है ना। प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ना है। और बताओ। एक तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या अंतर है। वॉइस सही से नहीं आ रही? सही आ रही होगी यार, चेक करो। और दूसरा, आपको एक दिक्कत है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्लास्टिसिटी में, उस पर बात कर देते हैं। ठीक है बात? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या? वीओडी की जरूरत है ही नहीं ना आपको। वीओडी क्यों चाहिए जब हम लाइव में पढ़ रहे हैं? वीओडी का क्या करोगे, है ना। ये तो वैसी सी बात हो गई कि आपको ताजा खाना मिल रहा है, आप कह रहे हो नहीं 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 कल की रोटी दे दो। ठीक है ना। कबीर कह रहे हैं आई हैव फॉलन इन लव विद योर टीचिंग स्किल्स। थैंक यू सो मच, आई एम ऑल्सो इन लव विद माई टीचिंग स्किल्स। मजाक कर रही हूँ, है ना। धन्यवाद, आपको अच्छा लगता है तो। और 150 में से 150 नंबर लाना चाहती हूँ। देखिए, हाईएस्ट स्कोर आज तक का दुनिया का जो है सीटेट का, वो 143 है, जो हमारी नज़र में है। और हमारे ही लर्नर लेकर के आए। उससे पहले 143 नंबर किसी ने नहीं देखे थे। और अभी वो दिल्ली गवर्नमेंट में ही टीचर हैं, अनुराग। और बड़े मतलब अच्छे व्यक्ति हैं। तो फिर उसके अलावा 140 141 ये वाले लर्नर्स भी हैं। अभी भी आप यूट्यूब पे देखेंगे, आपको रेयर ही कोई मिल पाएगा कहीं पे लर्नर कि 140 प्लस लेकर के आया हो। और हमारे कई लर्नर्स हैं जो 140 प्लस या 140 143 लेकर के आए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके नोट्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए समझ में आ नहीं रहा कौन सा पढ़े। यार मुझे ना ये टीम के साथ चेक कराना पड़ेगा। इन लोगों ने प्रीवियस सब कुछ मिक्स एंड मैच करके ना दे दिया हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे लिमिटेड ही मैं आपको चीजें दूंगी जिससे आप परेशान ना हो। ठीक है ना। चलिए, बहुत बातें सुन ली आप लोगों की, बहुत संख्या में आप लोग हैं। मैम बहुत अपनी लगती हो, क्यों? क्योंकि एक कनेक्शन है यार, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। मेरा कोई और मतलब प्राइमरी मोटिव कुछ है ही नहीं, है ना। मेरी नीड्स पैसे वाइज बहुत पहले पूरी हो गई थी।
और वैसे मैंने शुरू भी नहीं किया था क्योंकि मैं इतनी छोटी थी, तब पैसे वैसे का मुझे कुछ पड़ी नहीं थी, मैंने शौक में शुरू किया था पढ़ाना, और मतलब यूट्यूब पे। और क्या, आप लोगों ने प्यार, फेम वगैरह ये सब इतना, ऑलरेडी आपने इतना रिस्पॉन्स दिया कि अभी हम 5 मिलियन होने वाले हैं यूट्यूब पे भी। तो इतने नंबर होते हैं टीचिंग एग्जाम्स में, किसी को पता भी नहीं था। तो ऑलरेडी ही आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सब कुछ मिला है लाइफ से, कि ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब अपनी ना लगूं मैं आपको। आप लोगों से सच में एक कनेक्शन मुझे फील होता है जब आप लोग मिलते हैं। अभी तो हम चलो स्क्रीन के इस तरफ और उस तरफ से बात कर रहे हैं, बट इन रियलिटी भी जब हम लोग मिलते हैं और आप लोग की लाइफ में कुछ थोड़ा सा इम्पैक्ट बेहतर होता है मेरी वजह से, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। चलिए आ जाइए, हाउ नर्चर इज इंपॉर्टेंट इन प्लास्टिसिटी। यार एनवायरमेंट जो है वो आपको इंपॉर्टेंस तो है ही ना एनवायरमेंट की, कि अगर आप उस तरह के एनवायरमेंट में, अगर आप एक माँ बाप हैं जो गांव में रहते हैं, मतलब एक बूढ़े माँ बाप के लिए, बूढ़े दो लोग हैं, एक कपल हैं जिन्होंने फोन नहीं देखा है ना, तो उनके जो फोन तो वो नहीं नया सीखेंगे, या जो भी चेंजेस टेक्नोलॉजी में हुए हैं वो नहीं सीख पाएंगे। एक एनवायरमेंट में वो सब चीजें हैं। तो हो सकता है एक माँ बाप हैं जो शहर में रहते हैं, जिनका बच्चा जो है अमेरिका में रहता है, तो वो कंप्यूटर ऑन करके, बेशक 70 साल के हैं, और बात भी कर लेते हैं उससे। तो एनवायरमेंट का रोल तो है अडेप्ट करने में, तो अडेप्टेबिलिटी में एनवायरमेंट हेल्प करता है, ये बात है। ठीक है जी, कब चेक करवाओगे? अरे करवा लेंगे यार, मैं तो कह रही हूँ एक चैप्टर पूरा होने दो, तब आपको जो है बता देंगे। चलिए, धन्यवाद अंबिका। चलिए शुरू करें आज की कहानी, आ जाओ। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, पहले तो वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी में आपकी क्लियर कर देती हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अगर फंक्शनल इलास्टिसिटी, सॉरी इलास्टिसिटी बोल रहा हूँ, अरे यार ये फोन भी ना, देखो। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देखें, हाँ बिल्कुल ला सकते हो, करियर विल से 130 लाए हैं पहले लर्नर्स। फंक्शनल प्लास्टिसिटी, और स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी बोले तो नमनीयता, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। प्रकार्यात्मक नमनीयता, फंक्शन करने की बात हो रही है जहां, और यह है संरचनात्मक नमनीयता, ठीक है। इससे ही आपको डेवलपमेंट में, जब हम बात कर रहे थे कि ग्रोथ जो है स्ट्रक्चरल होती है और डेवलपमेंट फंक्शनल होता है, वो भी समझ आ जाएगा। संरचनात्मक नमनीयता, बात सही है। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। तो अगर हम देखें यहां पे प्रकार्यात्मक नमनीयता यानी फंक्शनल नमनीयता। देखिए, फंक्शनल है कि आप जो जो समय के साथ चेंजेस आते जा रहे हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर, लैपटॉप, ये वो कुछ और नया आप सीखते जा रहे हैं, जो भी आपके एनवायरमेंट में आप अच्छी किताबें पढ़ते जा रहे हैं, आपका ब्रेन प्लास्टिसिटी है, उसकी फंक्शन करने की क्षमता में वो चेंज करता रहेगा जैसे आप उसकी फंक्शनिंग होती है एक्शंस में। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी क्या है? आपका ब्रेन एक्चुअल में, अगर किसी पार्ट, आपके ब्रेन का कोई एक पार्ट डैमेज हो जाता है, तो वो पार्ट जो काम कर रहा था वो आपका किसी और पार्ट के द्वारा कर लिया जाएगा, है ना। मतलब मान लीजिए आप लेफ्ट ब्रेन में, जो मान लीजिए लिखने के लिए आपका हाथ आप यूज करते हैं, कल को भगवान ना करे कुछ हो गया, या आपने ऐसे केसेस देखे हैं ऑलरेडी, तो अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ नहीं रहा या लिख नहीं पा रहा है व्यक्ति, आपने देखा है लोग पैरों से भी लिखना सीख लेते हैं, है ना। वो चंदू चैंपियन का जो एग्जांपल दिया मैंने आपको, अभी कार्तिक आर्यन की एक मूवी आई थी, एक रियल स्टोरी पे बेस्ड थी, तो उसमें क्या है, वो उनके टांगों को दिक्कत हो जाती है, मतलब पैर जो है वो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, लिम्ब जो है काम करना बंद कर देता है, और उसके बाद अगर हम देखें तो वो हाथों से ही सिर्फ तैर रहे हैं, ऐसा कुछ है ना उसमें मूवी में। तो क्या स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी है कि आपके बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर काम कर रहा था वो कहीं और भी शिफ्ट हो सकता है, प्लास्टिसिटी है, आपके ब्रेन में वो क्षमता है। ये तो खैर फिजिकल बॉडी का मैंने एग्जांपल दे दिया, बट ब्रेन की यहां बात हो रही है कि जो काम ब्रेन का एक हिस्सा कर रहा था, अगर उसमें मान लो डैमेज हो जाए किसी भी कारणवश, तो ब्रेन के दूसरा हिस्सा भी उस काम को ट्रांसफर हो जाएगा, या वो काम वहां से हो जाएगा। फंक्शनल, अब वो जब काम हो रहा है तो वो फंक्शनल है ना, ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन आ रहे हैं, अच्छा ये फंक्शनल हो गया, ठीक है, फंक्शनल में ही आएगी ये बात एकदम ठीक है, कि आपका ब्रेन का एक हिस्सा जो फंक्शन कर रहा था वो फंक्शन आप दूसरे ब्रेन के पार्ट से भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल को ऐसे समझ लो, इसका एक और थोड़ा साधारण उदाहरण है जो बहुत ही क्लियर कट आपके दिमाग में जाएगा, कि स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी बेसिकली ये कहती है कि आपकी जो एनवायरमेंट है या जो ब्रेन है वो इंपैक्ट होता है, उसका स्ट्रक्चर तक इंपैक्ट होता है,
कैसे, हम वो योगा वाली बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि जो लोग योगा या मेडिटेशन करते हैं तो ब्रेन का वो हिस्सा जो बहुत स्ट्रेस क्रिएट करता है, वो उसका पार्ट जो है कम होता जाता है। तो आपके ब्रेन की बायोलॉजी बायोलॉजी कहना शायद गलत शब्द होगा, बट स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है, संरचना में, बनावट में भी चेंज आता है आपके एनवायरमेंट से या टाइम के साथ अडेप्ट करने से। ब्रेन फिजियोलॉजी जिसको हम कहते हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसके ब्रेन पे इंपैक्ट जाता है, तो फिजिकल इंपैक्ट भी हो सकता है, कहीं ना कहीं दिखे बहुत लंबे समय तक। अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, आपका नर्वस सिस्टम पे इंपैक्ट आएगा, तो वो सब चीजें हैं। हाँ, ब्रेन फंक्शनिंग में वही है कि एक ब्रेन का फंक्शन मूव कर जाएगा डैमेज एरिया से अनडैमेज एरिया में। बिल्कुल शिवानी, ये बात एकदम पक्की है कि मान लीजिए कोई एरिया है जो डैमेज है ब्रेन का, अब वो डैमेज है तो अब वो तो काम नहीं कर पाएगा। मान लीजिए लिखना जो है मेरे लेफ्ट ब्रेन से, अगर मैं राइट हैंड से लिखती हूँ तो लेफ्ट ब्रेन मेरा एक्टिव है इस समय, है ना। तो ये बात आपको बाद में समझ आएगी जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेंगे, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन क्या होता है। तो डैमेज एरिया से शिफ्ट हो जाएगा अनडैमेज्ड। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, तो एक्सपीरियंस और मेमोरी के बेस पे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं डेवलपमेंट में आपके, या मैं कहूं ब्रेन में, तो वो हम स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी में डाल रहे हैं। बिल्कुल, एक्सपीरियंसेस या मेमोरी, अब वो ट्रॉमा हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, तो फिजिकल चेंजेस भी, फिजियोलॉजी भी आपकी ब्रेन की चेंज हो रही है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं लंबे समय, जो जिसको हम, जैसे कुछ लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं, पीटीएसडी। तो अगर कोई वॉर में शामिल हुआ है व्यक्ति, तो बाद तक भी लोगों को सपने आते हैं, बीच रात में वो उठ करके जो है खड़े हो जाएंगे, या किसी को ऐसे इवेंट्स आएंगे कि वो दिमाग में बार बार चीज आ रही है। तो वो स्ट्रेस, कोई एक पार्ट ऐसा इंपैक्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही होगा, बट अगर लॉन्ग रन में स्ट्रेस, ट्रॉमा या कुछ भी इस तरह का है, तो वो ब्रेन की केमिस्ट्री को, ब्रेन की फिजियोलॉजी को भी बेसिकली चेंज कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? मैं पीडीएफ का कराती हूँ क्लियर सौरभ, के क्यों दिया है ये सारा कुछ, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, अगर मैं एक बार टीम से बात करके बताती हूँ आपको। दिव्या मिश्रा, आई एम अ फैन ऑफ यू एंड योर टीचिंग मेथड। थैंक यू जी। हमेशा शर्ट ही क्यों पहनती हैं? आसान लगता है यार, इजी रहता है बहुत। टी शर्ट्स भी हैं बट आसान सा लगता है, और थोड़ा बस यही मेन रीजन है, ईज है। ठीक, और मुझे लगता है कि अब जब पढ़ने बैठे तो आराम से पढ़ लें, बाकी सब तो क्या ही मैटर करता है, ये सब तो साधन है। चलिए आगे बढ़े। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी की हमने बात की, वही कि आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। ठीक, अब बात कर रहे थे हम कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ फंक्शनल चेंजेस को इंक्लूड, सॉरी, ग्रोथ आपकी स्ट्रक्चरल चेंजेस को, स्ट्रक्चरल चेंजेस को यानी संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं इसमें। संरचनात्मक परिवर्तन मतलब आपकी संरचना, आपकी फिजिक, बॉडीली चेंजेस, आपके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं, आप मोटे हो गए, पतले हो गए, हाइट बढ़ गई, छोटी तो नहीं होती है ना। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो वृद्धि में आते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन भी आप इनको कह सकते हैं कि क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, यानी मात्रात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक है बात, क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी इतनी बात समझने में? क्लियर है? आ जाओ, चलो इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, इधर आ जाते हैं। देखना, फिर आते हैं डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट क्या है भाई? विकास जिसको हम कह रहे हैं, ग्रोथ को हम वृद्धि कहते हैं। अब इधर उधर की बातें नहीं करनी है, थोड़ी देर पढ़ लेना है ना। लास्ट में पूछना आप जो भी डाउट हो, चैप्टर से लेके या यहाँ पे समझने में कोई डाउट हो। प्लास्टिसिटी का मतलब है अडेप्ट करने की क्षमता, चेंजेस होने की क्षमता आपके ब्रेन में हमेशा है। कहाँ थे पिछली क्लास में? हैं गोपाल? विकास। देखो एक बार, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट यानी विकास। अब विकास जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों है, फंक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल दोनों है। फंक्शनल का मतलब क्या है? देखो, फंक्शनल का मतलब सिंपल है कि आपकी फंक्शन करने की जो क्षमता है, यानी आपकी किसी कार्य को करने की क्षमता, कि अब आप पहले से बेहतर समझते हैं, जल्दी समझ जाते हैं किसी चीज को,
ये आपके स्ट्रक्चर में तो चेंज नहीं आया, दिखने में तो आज भी आप वैसे ही हैं, लेकिन पिछले साल से मेरी समझ इस साल बेहतर हो गई, मेरा इमोशंस को मैनेज करने का तरीका बेहतर हो गया, मैं जिन बातों पे पहले रोया करती थी आज हंस लेती हूं। क्या है ये? फंक्शनल चेंजेस हैं, प्रकार्यात्मक परिवर्तन है। कॉम्बैट होता है लड़ना, ठीक है शिवानी? तो प्रकार्यात्मक क्या है? इसकी फीस अलग से लगेगी, इंग्लिश पूछोगे तो अलग से फीस। देखो एक बार, अगर हम बात करें, मजाक कर रही हूं यार, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रकार्यात्मक, सालों साल फ्री पढ़ाया है, तो प्रकार्यात्मक परिवर्तन वो परिवर्तन है जो आपकी डेली एक्टिविटी करने में जो यूज में फंक्शन वाली एबिलिटी जो है। तो डेवलपमेंट सिर्फ शारीरिक थोड़ी है, इसलिए स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है। तो वो तो जो भी वृद्धि है वो सब तो इसमें आ ही गया विकास में, लेकिन उसके अलावा जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, समझने सोचने सीखने की क्षमता, सोशल, लोगों से कैसे मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, इमोशंस, सारे एस्पेक्ट आते हैं। तो ये फंक्शनल चेंजेस भी डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, जबकि वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक चेंजेस हैं। यानी इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। क्या है? क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, यानी गुणात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में अगर हो रही हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू मनप्रीत। इसी को लर्निंग कहते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि चैनल का नाम भी लेट्स लर्न है, और आई एम अ लर्नर फॉर एवर। और जो हम सभी को होना ही चाहिए कि हम सब अधिगम करता है, हम सीख रहे हैं जीवन में, है ना? मनप्रीत कह रही है आई सॉ योर ओल्ड वीडियोस फ्रॉम 2017, 2017 की वीडियोस, एंड नाउ यू हैव ट्रेमेंडसली चेंज्ड एंड बिल्ड अप योरसेल्फ सो कॉन्फिडेंट एंड प्रो इन योर सब्जेक्ट। तो ऐसे ही आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस क्या है? मेहनत करके चीजें आप सीखते हैं और आता है कॉन्फिडेंस, है ना? तब भी कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जब आपको कॉन्फिडेंट महसूस ना हो। हाँ, वेट लॉस ग्रोथ है क्या? ग्रोथ का पार्ट है, लॉस तो फिर वो डेवलपमेंट में हिरास भी आ जाता है, डिक्लाइन भी आ जाता है, वो वाली बात हो गई, है ना? लॉस यहाँ उतना मैटर करेगा ही नहीं, इस पे चर्चा होगी ही नहीं अगर आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो। उस सेंस में डिक्लाइन है तो डेवलपमेंट का पार्ट तो है ही सब कुछ। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ें। कोई और दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ लें? चलिए बहुत बढ़िया। फंक्शनल प्लास्टिसिटी सिंपल है, अगर ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया तो वो हिस्सा जो काम करता था वो ब्रेन के दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो जाएगा, वो फंक्शन किसी और हिस्से से होगा। सिंपल, इतना आपसे डीप पूछा नहीं जा रहा, बस प्लास्टिसिटी पता होगा बहुत है। सीटेट में इतना आपसे प्लास्टिसिटी के पीछे एक शब्द नया ले आओ रोने लगते हो हैं। देखो एक बार, कोई बात नहीं, आ जाओ इधर। अगर हम देखें यहां तो सिंपल बात थी कि ग्रोथ इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड इट स्टॉप्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है, मेच्योरिटी के बाद हाइट आपकी हमेशा नहीं बढ़ती रहती और संरचना में परिवर्तन है। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स फंक्शनल चेंजेस एंड इट गोज ऑन कॉन्टिन्यूअसली, दैट इज लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत चलते हैं ये चेंजेस। इसमें प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। डेवलपमेंट जो है जीवन पर्यंत चलेगा। फंक्शन करने की एबिलिटी, आपकी सोच समझ, आप हमेशा बेहतर करते रह सकते हैं, जो कि डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। क्लियर है प्रगति? धन्यवाद। इसमें भी स्लो, ये इतना स्लो बता रही हूं, यही तो दो बातें बताई हैं पिछले 15 मिनट में, रो दूंगी मैं अब इससे स्लो करवाओगे तो। अरे अर्श क्या दिक्कत है, कौन सा डाउट है बताओ? चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं इन दोनों के बीच के अंतर को थोड़ा सा और अच्छे से। आप इंग्लिश बहुत क्लियर बोलती हैं, रुलाओगे क्या एक दिन में इतनी तारीफ करके? हैं, मेरे कान खुशी से पागल हो गए हैं। देखिएगा, हाँ अगर साइज बढ़ रहा है तो ग्रोथ ही है ना। अगर हम देखें, नहीं वृद्धि में भी काउंट कर सकते हो, बट लॉस को हम जनरली काउंट कर नहीं रहे हैं यहां उस तरह से। वो है तो वृद्धि का ही पार्ट ना, क्योंकि माप पा रहे हो। ग्रोथ यानी वृद्धि मेजरेबल होती है, क्वांटिटेटिव होती है, यानी मात्रात्मक होती है। इतनी बात हमें पता है, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थोड़ा एग्जेजरेशन है सैकड़ों बार तो, बट बहुत बार। ठीक। डेवलपमेंट यानी विकास, ये मेजरेबल है, क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव भी है, या आर्बिट्रेरी भी कह सकते हैं, यानी गुणात्मक है। सारे चेंजेस जरूरी नहीं है आपको, क्योंकि विकास में ना सिर्फ शारीरिक परिवर्तन बल्कि आप एबीसीडी सीख रहे हैं वो भी आ रहा है, यानी आपके दिमाग में होने वाले चेंजेस, आप स्कूल में जाके समझ बेहतर हो रही है, आप कुछ और कर रहे हैं, ये सब विकास का हिस्सा है। क्वांटिटी जस्ट एक पार्ट है कि एक पौधा कितना ग्रो हुआ है ये आप माप लीजिए, यानी बच्चे की हाइट वेट शेप साइज में क्या चेंजेस हुआ है, इसको हम वृद्धि कहते हैं। सिंपल सरल सुंदर सस्ती टिकाऊ बात है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपको बताना है ग्रोथ का एग्जाम्पल कौन सा है, या अगर मैं कहूं डेवलपमेंट का एग्जाम्पल। क्वेश्चन है आपके सामने,
ये है ऑप्शन ए और ये है ऑप्शन बी। रिकॉग्नाइज द ऑप्शन शोइंग, ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग ग्रोथ, यानी वृद्धि दर्शाने वाले या डेवलपमेंट, विकास दर्शाने वाले ऑप्शन को चूज करना है। दो ही ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आप चूज नहीं कर सकते हैं, है ना। थैंक यू आसना, मेहनत से आया है कई सालों के। बताइए अपूर्वा, फटाफट से बताइए। दो ऑप्शन है, दोनों में से आपको विकास का ऑप्शन तलाशना है कि विकास के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, विकास का उदाहरण कौन सा है। तो देखो इतनी बात तो पक्की है कि दोनों विकास में ही आ जाएंगे, क्योंकि ये वृद्धि है, बी ऑप्शन जो है, बी ग्रोथ है। हम पूछ रहे हैं आपसे क्या, हम आपसे पूछ रहे हैं विकास का उदाहरण। विकास का पूरी तरह से मापन संभव नहीं होता है। तो अगर मैं कहूं विकास के उदाहरण की अगर मैं बात करूं, तो ये तो वृद्धि का उदाहरण हो गया ना। क्या है वृद्धि का, कि हाइट बढ़ रही है बच्चे की, शेप और साइज में परिवर्तन आ रहा है, ये है ग्रोथ, वृद्धि का उदाहरण। वहीं अगर मैं बात करूं बच्चा एबीसीडी सीख रहा है, ये डेवलपमेंट है, क्वालिटी में चेंज है ना। जरूरी नहीं बाहर से आपको हाइट बढ़ती हुई नजर आए जब वो एबीसीडी सीख रहा है, तो ये डेवलपमेंट का उदाहरण है। ठीक, विकास का, विकास में भी कौन सा विकास, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास, दिमाग का विकास जिसे हम कहते हैं। अभी एक एक को हम जो है समझेंगे, इन चारों प्रकार को डिटेल में जाकर के। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब आप विकास का उदाहरण पूछे आपसे, तो आप कहेंगे भैया विकास में दोनों आ जाते हैं। अगर बोथ ए एंड बी का ऑप्शन होता तो दोनों को चूज कर लेते आप, कि बोथ ए एंड बी। ठीक, डेवलपमेंट एंड लर्निंग पे हम बात कर चुके हैं। ये जो है डेवलपमेंट हो, लर्निंग हो, मैचुरेशन हो, ये सब ग्रोथ हो, ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। विकास और अधिगम, देखिए तो ये इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित है। एक तो ये बात हमें दिमाग में बिठानी है, क्या है ये, अंतः संबंधित है, अंतः संबंधित है। इतनी बात क्लियर है। अंतः संबंधित है का क्या मतलब है, इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए डेवलपमेंट में ग्रोथ, मैचुरेशन, लर्निंग, ये सब जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें बच्चे की ग्रोथ हो रही, डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें अपने आप होती हैं, जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, अपने आप बढ़ रही है। लर्निंग में एफर्ट और प्रैक्टिस लगता है, हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, मैच्योरिटी आ गई, लेकिन चलना सीखना भी तो पड़ेगा। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सिंपल बात। तो लर्निंग क्या है, एफर्ट और प्रैक्टिस से आती है। डेवलपमेंट में कई चीजें ऐसी हैं जो नेचुरली एज के साथ आ जाती हैं। तो आपके पास जो है एक क्वेश्चन है इन दोनों ही बातों से रिलेटेड, फटाफट से आपको उस सवाल का देना है जवाब, फटाफट से बताएंगे पढ़ करके। ठीक है राजेश कुमार, नाम ले लिया आपका, आप ज्यादा दुखी नहीं होना है, चुपचाप से जवाब दे देना है। क्वेश्चन है कथन है एक और एक कारण है। ये नए तरह के क्वेश्चन से खूब पूछे जाते हैं। अभिकथन क्या है, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रीजन, तर्क क्या है, लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट, यानी अधिगम जो है वो विकास के लिए नई स्थितियों का सृजन करता है। बताइए भाई, ये दोनों आपको चेक करने हैं, क्या ये बात सही है, अच्छा ये सही है, तो क्या ये सही है, अच्छा ये भी सही है, क्या ये इसके लिए सही है, यानी इसी का सही कारण है ये। तो ये दो तीन चीजें इसमें चेक करनी होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, है ना, कि एक कथन दिया होगा, एक स्टेटमेंट होगा और एक उसका रीजन होगा। तो आपको चेक करना होता है क्या स्टेटमेंट सही है अपने आप में, अच्छा सही है, तो फिर आप रीजन चेक करेंगे, क्या ये जो रीजन है ये अपने आप में एक स्टेटमेंट की तरह सही है, अच्छा सही है, क्या ये इस स्टेटमेंट के लिए सही है, यानी ये व्यक्ति अपने आप में अच्छा है, ये व्यक्ति ए है मान लीजिए पूजा और समीर, समीर अपने आप में अच्छा है, पूजा अपने आप में सही है। सही का मतलब यहाँ पे कि कोई क्रिमिनल नहीं है, किसी को मारधाड़ नहीं है, बहुत खराब इंसान नहीं है, आपकी भाषा, आपकी जो भी परिभाषा हो सही की वो मान लीजिए, तो समीर भी सही इंसान है। अच्छा आपने देखा हाँ यार सही है, पूजा भी सही है, लेकिन क्या एक दूसरे के लिए सही है, अगर एक दूसरे के लिए सही नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो ये तीन चीजें चेक करनी होती है, क्या असर्शन स्टेटमेंट सही है, ए सही है, क्या आर सही है, क्या आर ए के लिए सही है, फिर तीसरा जो स्टेप है वो ये है। तो इन क्वेश्चंस में सिंपल तीन स्टेप हैं, सिंपल तीन स्टेप हैं ए आर वाले क्वेश्चंस में, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में, कि क्या ए सही है, क्या ए सही है, क्या आर सही है, क्या ये आर ए के लिए सही है। थर्ड स्टेप है, पहला ए सही है कि नहीं, आर सही है कि नहीं,
और अगर ये दोनों सही है तब आप तीसरे पे चेक करने जाते हैं, नहीं तो बात वहीं क्लियर हो जाएगी कि ए तो सही है, आर सही नहीं है। थर्ड स्टेप है जो फाइनल स्टेप जिसको हम कहते हैं कि क्या ए आर के लिए सही है, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। नहीं तो पता ही है फिर आपको कितने डिवोर्स रेट्स हैं, सॉरी डिवोर्स रेट कितना हाई है। क्या हो गया मेरी अंग्रेजी को, ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, आएंगे भाई मुंबई भी, ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको चेक करने हैं इस तरह के क्वेश्चन में। पहला ये कि क्या ए सही है, दूसरा ये क्या आर सही है, क्या ए और आर एक दूसरे के लिए सही है, अगर ये दोनों सही हैं तो तभी थर्ड स्टेप पे जाएंगे, नहीं तो जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो समझते हैं कहानी। भाई लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, बिल्कुल 100% सही बात है, अभी हमने यही की थी। सत्य है ये बात कि लर्निंग जो है डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। अगर आपकी एज ही नहीं है किसी चीज को करने की, तो आप साइकिल चलाना कितने भी एफर्ट मार लीजिए कैसे सीखेंगे, जब आपके अंदर डेवलपमेंट का मतलब है ग्रोथ भी नहीं हुई, ना उतने हाथ पैर बड़े हुए हैं कि बैठ पाए एक साइकिल पे, पैर आ पाए आपके, ना आपकी मेच्योरिटी आई है कि उतनी आपके पैरों में जान है कि वो पैर टूटे ना साइकिल पे पैडल मारने से, है ना, वृद्धि भी नहीं हुई, मेच्योरिटी भी नहीं आई, यानी डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो लर्निंग कैसे करेंगे? साइकिल चलाना सीखना लर्निंग है, एफर्ट और प्रैक्टिस अभ्यास से सीखते हैं आप। डेवलपमेंट में कुछ चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, ठीक, हाइट आप खुद से थोड़ी बढ़ा रहे हैं, बढ़ जा रही है। तो अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। रीजन देख लेते हैं। लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट, यानी अधिगम जो है वो विकास के लिए नई स्थितियों का सृजन करता है। यानी जब आप चीजें सीख रहे हैं तो नई नई स्थितियां पैदा होंगी जिससे विकास होगा। अब ये समझने में कई लोगों को आ रही होगी दिक्कत। अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है, मतलब क्या है इस बात का, इसी एग्जांपल से आपको समझाती हूं। आपने साइकिल चलाना सीख लिया एफर्ट और प्रैक्टिस करके, यानी लर्निंग, आपने सीखा हाउ टू राइड अ बाइसिकल या साइकिल। अब आम भाषा में हम साइकिल लिख रहे हैं, आपने क्या सीख लिया? राइड करना सीख लिया। अब ये क्या कहलाएगा? अभ्यास और प्रयास के माध्यम से आपने सीखा है, इसलिए इसको लर्निंग कहेंगे। एफर्ट और प्रैक्टिस लगता है, आपके साथ कोई व्यक्ति खड़ा होता है, पीछे से पकड़ेगा, या फिर आपको वो साइकिल दी जाएगी जिसमें 2 पैर होते हैं साइड में, और आप चलाना सीखते हैं। ये लर्निंग है, अधिगम है, सीखना है जिसको मैं कहूं, क्या है? अधिगम है। देखो ये मैं इतना जोर इसलिए दे रही हूं कि अगर यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कितना भी मुश्किल क्वेश्चन कल को आ जाए आप फंसेंगे नहीं। नहीं तो ये मैं 2 सेकंड में भी आगे समझा के और निकल जाती अब तक कि हाँ हो गया लर्निंग। डेफिनेशन नहीं बतानी, दिमाग में बिठानी है चीजें, और आज बैठ गई तो कल को सारे एग्जाम में ये बैठी रहेंगी चीजें। ठीक है योगिता, देखिए धन्यवाद। तो अब ये हो गई, साइकिल चलाना सीख लिया, लर्निंग है। ये साइकिल चलाना सीख करके अब आप स्कूल जाते हैं। मैं तो अपना उदाहरण दे रही हूं, मैं गांव में रहती थी बचपन में, है ना, लगभग 14 साल तक, और मामा के यहाँ बुलंदशहर के पास में एक गांव है, 10 किलोमीटर साइकिल चला करके जाती थी। 4th क्लास से ही 4 किलोमीटर तो पक्का ही था, यानी 8 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाना 4 किलोमीटर आना। फिर 9th में जाते जाते आई थिंक 8th में ही कर दिया था, या फिर मतलब लास्ट के 2-3 साल तो ऐसे थे कि 10 किलोमीटर जा रहे हैं साइकिल चला के, 10 किलोमीटर आ रहे हैं, 20 किलोमीटर, और फिर ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं तो 4 किलोमीटर और जाना पड़ रहा है, तो 28-28 किलोमीटर कई बार एक दिन में हो जाता था, 20 तो नॉर्मली था। तो अब ये जो साइकिल चलाना जो मैंने लर्निंग की, अब इससे मैं स्कूल जा रही हूं, वहां मैं कुछ चीजें सीखूंगी, है ना, वहां मैं कुछ चीजें सीखूंगी, पढ़ूंगी, मेरी समझ बेहतर होगी, यानी क्या होगा? मेरा संज्ञानात्मक विकास भी होगा। तो अब ये लर्निंग जो है, इस लर्निंग ने मेरे लिए नई सिचुएशन पैदा कर दी जहां मेरा विकास भी संभव है। कई बार आप एक किताब पढ़ रहे हैं, वो किताब पढ़ के आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी समझ इतनी बेहतर हो जाती है, आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपके दिमाग में एक समझ पैदा होती है। वो समझ क्या है? विकास है। तो अब आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है, एज के साथ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि आप लर्निंग कर रहे हैं। तो ये जो लर्निंग आपने की थी, हाँ बहुत सारे लोग करते होंगे, आस्था कॉमन है हमारे देश में, इतनी मारा मारी, अगर मैं कहूं सर्वाइवल के लेवल पे भी मैं अकेली नहीं हूं, मुझसे भी और खतरनाक स्थितियों में लोग पढ़ते होंगे। हमारी पहली जनरेशन और खतरनाक स्थितियों में पढ़ रही थी। कोई बात नहीं, बदना भी नया शुरू किया है। तो अगर हम देखें यहां पे, तो साइकिल चलाना क्या थी? लर्निंग थी। आपने एफर्ट और प्रैक्टिस करके साइकिल चलाना सीखा। अब इससे आप स्कूल में जाते हैं, आपकी समझ बेहतर होती है, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट, आप 4 लोगों से मिलते हैं, आप किताबें पढ़ रहे हैं, आपकी समझ बेहतर हो रही है, यानी कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सारे चेंजेस बेहतर हो रहे हैं। कैसे? तो अब लर्निंग ने एक सिचुएशन पैदा कर दी जो डेवलपमेंट लेकर के आ रही है। तो डेवलपमेंट एक बड़ी प्रक्रिया है ना, हमने बताया था ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकास से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं, विकास इनको अपने अंदर समाहित कर लेता है एक तरह से। तो लर्निंग कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो पाता है। आपने एक किताब पढ़ी और आपकी समझ बेहतर हुई, नहीं तो 25 साल के 2 लोग होंगे, मेरी एज के और भी लोग होंगे, जरूरी नहीं सबकी समझ बराबर हो सकता है कुछ चीजों में उनकी समझ बेहतर हो,
बहुत सारी चीजों में मेरी बेहतर हो, ये भी हो सकता है ना, मतलब। तो ये क्या है, ये बेसिकली आप भी ये चीज देखते होंगे कि कुछ लोग अपनी एज से ज्यादा मैच्योर होते हैं, तो वो जो समझ, वो जो डेवलपमेंट उनका हुआ है क्योंकि उन्होंने लर्निंग की है। तो लर्निंग ने क्या किया है, ऐसा माहौल क्रिएट किया है, लर्निंग ने ऐसा स्पेस उनको दिया है जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो सके। बात सही है। तो अगर हम देखें यहां पे, तो ये दोनों बातें तो सही हैं ही, लेकिन इसका रीजन भी ये सही है कि लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। ये इंटर रिलेटेड है, और ऐसा होता है कई बार कि लर्निंग नई सिचुएशन क्रिएट करता है डेवलपमेंट के लिए। बात सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ भाई, आर बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहा है ए के बारे में, सही बात कर रहा है आर, ये बात एकदम सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, आर सही तो एक्सप्लेन कर रहा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नहीं भाई, दोनों ही सही है। ठीक है दीपक, देख लिया आपका कमेंट, तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सेस चाइल्ड डेवलपमेंट, बस थोड़ा सा समझ लेना है, 30 नंबर का आएगा भाई ये सब्जेक्ट आपका। अरे रंग बदलना थोड़ी है यार आरुषि, सब डेवलपमेंट का पार्ट है, आप ये मान लो जहां भी कंफ्यूजन हो। ये नहीं पूछेगा बालों का रंग बदल गया तो ये डेवलपमेंट होगा कि ग्रोथ होगा, मजे नहीं लेने एग्जामिनर को, आपके आपकी समझ चेक करनी है बस। हाँ बिल्कुल रूपम, चलिए आगे बढ़ते हैं। एट दिस एज यू आर एन इंस्पिरेशन टू मैनी पीपल। धन्यवाद, आप लोग लाखों लोग जुड़े। नहीं, मैं तो 25 की नहीं रही हूं, 27। चलिए आएंगे उस पर। देख के सीखने में भी तो एफर्ट लग रहा होगा, एक तरह का मेंटल एफर्ट तो है ही। अगर आपने ये देख के कैसे ट्रायंगल बनाते हैं ये देख के दिमाग में रख लिया, तब भी मेंटल एफर्ट तो है ही। तो लर्निंग बिना एफर्ट प्रैक्टिस के कहां होती है। चलिए, और ये भी एक तरह की डेफिनेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास, और चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। मानव विकास और चाइल्ड डेवलपमेंट है बाल विकास। ठीक, इनमें हल्का सा ही अंतर आपको समझना, ज्यादा की जरूरत नहीं है सीटेट में। ह्यूमन डेवलपमेंट होता है मानव विकास, आपका ये मृत्यु तक स्टडी करेगा, गर्भ से लेके एकदम मृत्यु तक, टिल डेथ, जीवन पर्यंत, टिल डेथ मानव विकास। यानी आपका अडल्टहुड, वयस्क, भाई स्कूल से तो आप निकल जाते हैं एडोलसेंस के बाद, लेकिन ये अडल्टहुड में भी स्टडी कर रहा है बच्चे को। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट सिंपल प्री नेटल स्टेज से, यानी प्रसव पूर्व अवस्था, यानी गर्भ से आपके प्रेगनेंसी पीरियड से, कॉन्सेप्शन पीरियड जिसको कहते हैं, प्री नेटल टू जस्ट अडोलेसेंस, टीन एज, 18 साल तक, जब तक आपका सारा मेन डेवलपमेंट हो जाता है। तो विकास जो है चाइल्ड डेवलपमेंट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक बच्चा बच्चा है, जब तक वो अडल्टिक वयस्क नहीं बना है, 18 साल का नहीं हुआ है, तब तक ही आप गर्भ से यहां तक स्टडी कर रहे हैं। कहां तक, किशोरावस्था तक। वहीं अगर मैं बात करूं ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट आपका जीवन पर्यंत स्टडी करता है, बस इतना ही अंतर है। वो पूरे मानव को स्टडी कर रहा है, यहां आप बच्चे को स्टडी कर रहे हैं जब तक बच्चा है। कह दो अर्शदीप, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूछा नहीं जाएगा पेपर में। तो ये एक क्लियर बात है। तो आपको ये पता होना चाहिए विकास कब से शुरू होता है, तो विकास शुरू हो जाता है गर्भ से। आपको हालांकि सीटेट में अलग से प्रीनेटल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, गर्भ से ही शुरू हो जाता है विकास, है ना। कॉन्सेप्शन पीरियड भी कह देते हैं, गर्भाधारण अवस्था, 9 months बिफोर बर्थ, 9 महीने जन्म से पूर्व। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये बात मैम कितना अच्छा समझा दी, रुलाओगे क्या पगलो, चलो आ जाओ, क्लियर होगी ना ये बात। तो ये एक बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे पहले अभी एक छोटी सी और बात है जो आपको मैं एक लाइन में समझा दूंगी, क्योंकि ये टॉपिक केवीएस वगैरह में तो हम पूरा पढ़ते हैं और डीप में जाते हैं, नहीं तो यहां पे आपको जरूरत नहीं होती। आपको बस बेसिक पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल टास्क, डेवलपमेंटल टास्क। ठीक, विकासात्मक प्रकार्य जिसको हम कहते हैं, डेवलपमेंटल मतलब विकासात्मक प्रकार्य, विकासात्मक प्रकार्य। ठीक, विकासात्मक प्रकार्य क्या है, पहले सिलेबस ही कंप्लीट कर लो। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा बता दो दिया, 40 एक क्लास तो लगी जाती है। ऑफ कोर्स कुलविंदर, कौन नहीं जानता उनको। सबका उतना पैशन नहीं होता ना टीचिंग, तनवीर सच तो ये है, मैं आपको पर्सनल लेवल पे बता रही हूँ ये बात, है ना। कई लोगों के लिए सिर्फ काम होता है टीचिंग, जिससे घर में पैसे आए,
सबके लिए उतना स्किन इन द गेम नहीं है ना, सब उतने खुश नसीब नहीं होते, अगर मैं आम भाषा में कहूं, कि एज अ पैशन आप वही काम चूज करें जिसमें मतलब आपका सच में पैशनेट भी है, जिस चीज को लेकर आप सच में जो करना चाहते हैं। तो कई लोग मजबूरी में भी चूज करते हैं। हाँ, नहीं, चाइल्ड डेवलपमेंट वूम टू टूम नहीं जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जा रहा है टूम तक। वूम टू टूम एक तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट तो बच्चा जब तक चाइल्ड है, जब तक अडल्ट नहीं हुआ, जब तक 18 साल का नहीं हुआ, तब तक है अडोलसेंस, किशोरावस्था। अभी हम स्टेजेस पढ़ने वाले हैं। विकासात्मक प्रकार समझ लो, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हेविंगहर्स्ट ने दिया है। इसको दिया है एक आपके साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए, हेविंगहर्स्ट नाम के व्यक्ति ने ये जो कॉन्सेप्ट है, हेविंगहर्स्ट, हिंदी में तो आप कैसे भी लिख लीजिए, नाम तो अंग्रेजी ही है, हेविंगहर्स्ट। ठीक, क्लियर है। अब ये हेविंगहर्स्ट ने दिया है, एक तो ये नाम आपको पता हो, दूसरी चीज ये होते क्या है, देखिए ये आपको बहुत मजा आएगा समझने में। ये होती हैं सोशल एक्सपेक्टेशंस, समाज की आपसे आकांक्षाएं। बेटा इतने बड़े हो गए हो, शादी कर लो, इतने बड़े हो गए हो, मम्मी के साथ हेल्प करा दो, इतने बड़े हो गए हो, इस क्लास में आ जाओ, फर्स्ट हो जाओ, ये कर लो। सोशल एक्सपेक्टेशंस, सोशल एक्सपेक्टेशंस एट एवरी एज, सोशल एक्सपेक्टेशंस एट एवरी एज या एवरी स्टेज कह लीजिए आप, एज पर एज भी कह सकते हो। हर एक चरण के साथ जो सामाजिक आकांक्षाएं आती हैं समाज की आपसे, उनको डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। कि समाज आपसे ये आकांक्षा रखता है, ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि इस उम्र में ये काम तो आपको आना चाहिए, ये टास्क तो आपको आना चाहिए। 3 साल के हुए हो, खुद से पानी लेकर के नहीं पीते हो, है ना। तो समाज की आपसे जो एक्सपेक्टेशन है हर एक अवस्था में, विकास की अवस्थाएं अभी हम करेंगे कि जन्म से 2 वर्ष में इन्फेंसी होता है तो क्या अवस्थाएं हैं, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है ना। 2 से 6 में क्या एक्सपेक्टेशन है, 6 से 12 में क्या एक्सपेक्टेशन है, 12 से 18 में क्या एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन तो खत्म ही नहीं हो रही है, अंतहीन है। फिर 18 से 24 में क्या है ना, आप सेटल हो जाओ, नौकरी लग गई है तो। वो मूवी याद कर लो, कौन सी मूवी है वो, रणबीर कपूर वाली, वो दीपिका पादुकोण बहुत फेमस हुई थी वो मूवी, आर एस स्टेडियम बोलते हैं शायद उसको। नहीं नहीं, वो तो बहुत पुरानी मूवी है, रहना है तेरे दिल में। एक और कोई मूवी है, याद कर लो, आ जाएगी आपको याद। मूवीज तो सबको याद रहती हैं, है ना। बनी वाली, मैं रुकना नहीं चाहता, दौड़ना चाहता हूँ, फलाना करना चाहता हूँ, ये वो। तो उसमें वो कह रहा है ना कि 25 में शादी, फिर मौत का इंतजार, ये वो वाला जो डायलॉग है, वही सोशल एक्सपेक्टेशंस है, वही सामाजिक अपेक्षाएं हैं, जिनको डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं, जो समाज की हमसे उम्मीद है हर एक अवस्था में। हाँ, इसका मतलब यह है जो समाज हमसे उम्मीद रखता है कि इस बार यह कुछ नहीं कर पाएगा, वो उनकी उम्मीद नहीं है, वो तो उनका नाकारापन है, उसको तो छोड़ ही दो, नेगेटिव बातों पे नहीं जाना है। ये जवानी है दीवानी, एग्जैक्टली। ठीक, तो रणबीर कपूर जब उसमें बात कर रहे होते हैं कि भाई 25 पे शादी, इतने पे नौकरी, इतने पे छोकरी, और फिर जो है मौत का इंतजार, फिर बच्चे, ये वो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, वो डेवलपमेंटल टास्क हैं, विकासात्मक प्रकार्य हैं। इनको डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी कहते हैं, है ना। दूसरा वर्ड है इसको माइलस्टोन, देख पाओगे ना, हाँ आ जाएगा। डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी कहते हैं, माइलस्टोन। ठीक, मील का पत्थर, वो जो जब आप रोड पे जाते हैं और आपको दिखता है दिल्ली इतने किलोमीटर दूर, ये वैसा ही मील का पत्थर है कि इतनी उम्र हो गई, शादी इतने दिन दूर। ठीक, ये है समाज की आकांक्षाएं आपसे। गलत है सही है वो आप अपने लिए डिसाइड कीजिए, लेकिन हर एक उम्र पे, कि अब 1 साल का हो गया बच्चा, अब तो चलना शुरू कर देगा, हाँ करेगा, लेकिन सारे बच्चे सेम डे पे करना शुरू कर दें जरूर नहीं है, फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, प्रशांत ध्यान रखेंगे। हैविंगहर्स्ट नाम है भाई, इसमें क्या समझ आएगा, इन्होंने दिया है डेवलपमेंटल टास्क का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, क्लियर है। तो अगर हम देखें तो माइलस्टोन्स वो हैं कि भाई सूसू पॉटी करना सीख जाएगा बच्चा 3-4 साल से पहले पहले, उसको वो अपने आप ये काम करने लगेगा, है ना। अब वो सॉलिड फूड लेने लगेगा, 6 महीने के बाद बच्चों को आप माँ के दूध के अलावा बाकी चीजें दे सकते हो, ये भी डेवलपमेंटल टास्क है। 25 साल का हो गया, अब वो अपना काम तो खुद से करेगा, माँ बाप की मदद कराएगा बुढ़ापे में, ये सब टास्क है सोसाइटी के द्वारा। तो बस ये क्लियर बात इतनी सी ध्यान रखनी है। थैंक यू दीपांशी, 10 on 10 टोटली फ्लॉलेस स्किल्स, थैंक यू। चलिए देखिए, दी सोशल एक्सपेक्टेशंस एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर्ड टू एज, यानी विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहते हैं, हर एक स्टेज पे विकास की समाज की आपसे आकांक्षा है, उसको क्या कहेंगे,
वो आपको, हाँ मेरी शादी के पीछे पड़े हैं सब, रीमा कह रही है। नहीं मैं नहीं कह रही हूँ मेरे पीछे नहीं पड़ा है कोई, पढ़ भी नहीं पाएंगे। देखो एक बार, है ना, वैसे ठीक है, वो सब तो चलता ही है, क्या रिश्ते विश्ते ये वो फलाना ढिमकाना, बट हम क्लियरली बता दिए हैं पहली ही लाइन में। मैंने कहा मम्मी शादी करनी होगी हम आपको बता देंगे, ये अरेंज मैरिज चक्कर में ना डालो, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई है हमारे जीवन में, होगा, करने की स्थिति बनेगी तो आपको बिल्कुल बताएंगे, है ना। तो इसलिए मैं बहुत बार कहती भी हूँ कि फ्रीडम जो है अर्न करने की चीज है कई बार। खैर छोड़िए इन बातों को, बहुत लंबी चली जाएंगी, लेकिन कोशिश करिए अपना करियर जितनी जल्दी सेटल कर रहे हैं उतना अच्छा है। देखिएगा डेवलपमेंटल टास्क, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की बात है, नहीं तो जीवन पड़ा है काम करने के लिए, तो मतलब गवर्नमेंट जॉब में एक एज फिक्स है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ, नहीं तो कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही है कि आपको जो है कि एक एज तक इतना ये सब कर लो। ठीक, ये डेवलपमेंटल टास्क कई बार भारी पड़ जाते हैं इंसान पे, आप क्या हैं स्वयं को नहीं पहचान पाते हैं इस चक्कर में, तो वो नहीं होने देना चाहिए। डेवलपमेंटल टास्क कहलाते हैं ये विकासात्मक प्रकार्य। यहीं पे लिखा होता है टास्क की जगह माइलस्टोन, तो आप माइलस्टोन पे टिक कर देते हैं, माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, तो आप उस पे टिक कर देते हैं, सिंपल। ठीक है जी, तो ए इज द राइट आंसर। डेवलपमेंटल नीड नहीं है, हजार्ड तो वो होते हैं जो विकासात्मक बाधाएं होती हैं। हजार्ड भी मैं आपको 1 मिनट में समझा देती हूँ, आपके घर वाले अंडरस्टैंडिंग होते किसी के नहीं बन जाते हैं। देखिएगा एक बार, है ना, कई बार हेड ऑन लेना पड़ता है चीजों को। देखिए विकास, बट हाँ काफी मतलब कंपैरेटिवली ठीक ठाक। मुझे थोड़ा गुड गर्ल सिंड्रोम है भी नहीं। चलो आ जाओ इधर, देखते हैं, फालतू बातों में मत डालो यार, मैं बह जाऊंगी, ऐसे इमोशनल बातें करने लग जाओगे। ठीक, हाँ यूट्यूब पे आज क्लास होगी पक्का। देखो तो नीड्स होती है डेवलपमेंटल नीड्स, तो अब ऐसे तो किसी भी चीज को नीड कह दो, आपके बच्चे को खाना चाहिए वो भी नीड है ना, आवश्यकता है ना, कि बिना खाना अगर ठीक से नहीं मिला तो कैसे बच्चा ग्रो होगा, नहीं हो पाएगा ना, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा, है ना। सूसू पाटी साफ करने वाला चाहिए, कोई 5 महीने का बच्चा खुद से थोड़ी सूसू पाटी साफ कर लेगा, नीड है एक तरह की। डेवलपमेंटल हजार्ड क्या है, देखो नीड कोई भी पूरी कर सकता है, या उस समय के अनुसार क्या है वो होगी, टास्क है जो बच्चे से एक्सपेक्टेशन है कि इस उम्र में इतना तो कर लेगा ये। हजार्ड्स खतरा है, बाधाएं या फिर खतरा, कि अगर बच्चा 2 महीने का था बेड से गिर गया तो उसको चोट लग सकती है, ये हजार्ड है। ज्यादातर बच्चों का जन्म होता है वो पीलिया जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं उसकी संभावना होती है, वो हजार्ड है एक तरह से, उसका ध्यान रखना है। जन्म से 28 दिन के 14 दिन के अंदर अंदर बहुत बच्चों की डेथ होती है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल सही बात है हर्ष, बिना आप अपने पैरों पे खड़े कैसे आप अपना जीवन अपने अनुसार जी पाएंगे, ये बात तो मैं चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ। शुभांशी करेंगे भाई, संडे वार्ता भी करेंगे। माइलस्टोन मतलब प्रकार्यात्मक, प्रकार्य, काम, टास्क, कार्य। तो हजार्ड है वो चेतावनियां कि जिनसे बचना है, बच्चा गिर ना जाए, उसको ठीक से पोषण मिले, वो केमिकल्स की ऐसी चपेट में ना आ जाए जिससे उसको दिक्कत हो जाए, कोई ऐसी ड्रग ना चली जाए जो उसकी बॉडी को हार्म कर दे, ये सब हजार्ड हैं, खतरे हैं। डेवलप, गिर ना जाए बेड से। डेवलपमेंटल डोमेन्स है प्रकार, वो जो पीसीएसई आपको बताया था, फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, शरीर का विकास, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास, दिमाग का विकास, फिर सामाजिक विकास, समाज में कैसे रहना है, लोगों से मिलना है, घुलना मिलना, और इमोशनल है इमोशंस का विकास। इतनी बात क्लियर है, तो ये चारों बातें क्लियर हो गई। आंसर था आपका डेवलपमेंटल टास्क, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस या एक्सपेक्टेशंस एट अ सर्टेन एज। ठीक, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके विकास को करते हैं प्रभावित, उस पर चर्चा कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए बस टास्क इतना ही समझना है कि किस एज में क्या अपेक्षाएं आपसे हैं, कि बच्चा लिखना तो सीख ही जाएगा इस उम्र में, कि 5 साल का हो गया है अब तो लिखना सीख जाएगा। अरे हरे गुंजा, माफी। आप यार, आप लोग, एक तो मुझे लगता है कई बार कई लोग ऐसे ऐसे टीचर्स के साथ नाम जोड़ देते हैं, उनको खतरनाक लगती है चीजें। आपको लगता है मेरी पर्सनैलिटी जितनी खतरनाक है, जैसी बातें मैं करती हूँ, ये इतना आसान काम है? देखो एक बार, इतना जनरली, ये मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रही हूँ, बट जनरली ज्यादा लोग सोचते नहीं है, बहुत ज्यादा मजे में रहते हैं। देखो मजे मतलब, इस पर कभी और चर्चा करेंगे, मैं अपनी तारीफों के पुल बांधना नहीं चाहती हूँ, आज मन नहीं है। हाँ, डेवलपमेंटल हिजार्ड मतलब हर एक स्टेज पे कुछ चेतावनियां भी है, कुछ खतरे भी हैं, कि बच्चा इस साइड भी जा सकता है, नेगेटिव साइड भी जा सकता है, या गड़बड़ हो सकती है अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया तो। ठीक, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक।
तो मैं लिख रही हूं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि वृद्धि अपने आप आ जाएगी इसके अंदर। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। बात सही है? चलिए समझते हैं, देखते हैं। हाँ सोनिया, सोशल एक्सपेक्टेशन एट अ सर्टेन एज, या इन जनरल एक्सपेक्टेशन या टास्क। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, यहीं मिल जाएगी बैच में, जो क्लास आपकी मिस हो रही है वो रिकॉर्डिंग बैच में ही मिल जाएगी उनकी। चलिए आते हैं। अगर हाँ सीडीपी की पेडागोजी मैं ही पढ़ाऊंगी भाई, ये तो सीडीपी का मतलब ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो ये 30 नंबर तो पूरे मैं ही कराऊंगी ना, सिंपल। चलिए, और ये 30 नंबर आपको बाकी के 60 नंबर में भी हेल्प करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है। कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, आंतरिक कारण कहते हैं जिनको विकास को प्रभावित करने वाले, और कुछ होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक, इंटरनल फैक्टर क्या है, जिसको हम कह रहे हैं आंतरिक कारण। देख पा रहे हो ना, इतना तो देख पा रहे हो, या और जूम करें? आंतरिक कारण, कारक मतलब कोई भी चीज जो प्रभावित कर रही है, वो नेगेटिवली भी प्रभावित कर सकती है और पॉजिटिवली भी प्रभावित कर सकती है। खाना अच्छा मिले तो वो पॉजिटिवली बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट सब अच्छा होगा, दिमाग का विकास, शरीर का विकास सब अच्छा होगा। वहीं अगर खाना खराब मिल जाए, उसमें केमिकल मिला हुआ है, तो विकास नेगेटिवली होगा। तो फूड क्या है, एक इंपैक्ट क्रिएट करने वाली चीज होगी, फैक्टर हो गया जो अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। अब वो पॉजिटिवली भी कर सकता है और नेगेटिवली भी कर सकता है, डिपेंड करेगा वो फैक्टर कैसा है। दूध अच्छा है कि नहीं है, या खाना अच्छा है कि नहीं है, तो उसी तरह से प्रभावित करेगा। तो आंतरिक कारक, आंतरिक कारक, और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बाह्य कारक, बाह्य कारक। ठीक है, आंतरिक व बाह्य कारक। डिजीज यानी बीमारी, अगर कोई बीमारी है, माता जी कोई हो गई गर्भ के अंदर भी, तो बच्चे को भी होने की संभावना है। तो ये इंटरनल फैक्टर्स, बच्चे से जुड़े हुए फैक्टर्स हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है अगेन आपकी हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती है, यानी आपकी आनुवांशिकता से। तो आप बुद्धि को बढ़ा दो, थोड़ी दोगे, आईक्यू नहीं बढ़ा सकते आप बहुत ज्यादा, ओवरऑल इंपैक्ट पड़ता है। डकलेस ग्लैंड्स, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो भी आपकी ग्रंथियां हैं, वो इंटरनल है, खुद की बॉडी से रिलेटेड है। हेल्थ, बच्चे की अगर बचपन से कोई बीमारी मिल गई है तो क्या कर पाओगे? स्वास्थ्य, मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं कर पाओगे, बट उस बीमारी को लेकर के तो आप एकदम से चुटकी बजा के ठीक नहीं कर दोगे ना। थॉट प्रोसेस यानी चिंतन प्रक्रिया, ये भी इंटरनल है, यानी एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। मैं कैसे सोचती हूं, ये इंटरनल है मेरे लिए। चिंतन प्रक्रिया, ठीक। सोसाइटी, एक्सटर्नल फैक्टर, समाज, किस सोसाइटी में, किस समाज में, किस कैसे लोगों के आप आसपास रह रहे हैं। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आर्थिक स्थिति, कैसे स्कूल में जाने का मौका मिला, कैसे टीचर से पढ़ने का मौका मिला, है ना। अगर बहुत ही अच्छी एजुकेशन हुई होती तो यहां आज आप कोचिंग में नहीं पढ़ रहे होते। इसको मैं ये नहीं कह रही कि कोचिंग बहुत खराब चीज है, उसका एक रीजन ये भी होता है बहुत बार कि हमने बीएड, डीएलएड, बीटीसी ट्रेनिंग, टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ाई नहीं होता कहीं। कई सारे तो टीचर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो लेट्स लर्न से ही देख देख करके जो है स्थिति बन गई, जिन्होंने रेगुलर कुछ किया भी नहीं है अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में। तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, आर्थिक स्थिति, आपको माहौल कैसा मिला आर्थिक रूप से। क्या आपको किताबें ठीक से मिल पाई, क्या आपको जरूरत पड़ी थी तो ट्यूशन मिल पाया, क्या आपको सही जिस कॉलेज में आप जा रहे थे सच में पढ़ाई हो रही थी, वहां अच्छे मेथड्स थे, तो आप अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं बच्चे को, उसका मतलब क्या है, वहां जो भी लेटेस्ट मेथडोलॉजी है, पेडागोजी है बेस्ट, वो माहौल बच्चे को मिल रहा है। तो आर्थिक स्थिति, कई बार तो रबड़ और पेंसिल तक नहीं होती, आप जाएंगे ऐसी ऐसी जगहें आपको मिल जाएंगी भारत में। तो आर्थिक स्थिति इंपैक्ट करती है विकास को। समाज, किस समाज में रहना इंपैक्ट करेगा आपको, प्रभावित करेगा। फूड, खाना, भोजन जिसको हम कह रहे हैं, प्रभावित करेगा विकास को। कल्चर, जिस संस्कृति में आप रह रहे हैं, मैं भारत में रहूंगी तो अलग तरह के कपड़े पहन रही हूं, कोई वेस्टर्न कंट्री से होगा तो वो अलग तरह के कपड़े पहनेगा। या सिर्फ कपड़े ही नहीं, आपके सोच विचार, आपके त्योहार कौन से मना रहे हैं आप, दुनिया भर की चीजें हैं, ये भी प्रभावित करेगा। एनवायरमेंट, वातावरण, भैया आप पॉल्यूशन, मैं दिल्ली में रहती हूँ, पॉल्यूटेड है बिल्कुल, तो वातावरण कैसा है। मैं गांव में रहती थी, बहुत ही बढ़िया वातावरण था, सुबह स्कूल जाओ कोयल की आवाज आती थी, ठीक। अवेलेबल रिसोर्सेज, संसाधन क्या मौजूद मौजूद हैं, संसाधन क्या मौजूद है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है?
यार इंटेलिजेंस अफेक्ट करेगा ना वृद्धि को और विकास को आपके। अगर बिल्कुल बच्चे के जो इंटेलिजेंस स्तर है रिटार्डेड लेवल का है, यानी वो ध्यान अपना भी नहीं रख सकता, उसको खाना भी किसी और को देना पड़ेगा, तो विकास हो गया प्रभावित। जिस उम्र में जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आएगी। ठीक है ना। तो ये आपके फैक्टर्स हैं। अब आप ये मान के चलिए कि विकास को हर चीज प्रभावित कर रही है, बीमारी भी, बुद्धि भी, स्वास्थ्य भी, चिंतन भी, आपकी सोसाइटी भी, आपकी एजुकेशन कैसी मिल रही है, आर्थिक स्थिति, आपकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, फूड यानी भोजन, कल्चर यानी संस्कृति, एनवायरमेंट यानी वातावरण, अवेलेबल रिसोर्सेज संसाधन, हर चीज प्रभावित करती है विकास को, वृद्धि एवं विकास को। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके बेसिस पे आप बच्चे के बैकग्राउंड के बेसिस पे उसको जज ना करें। जज ना करें मतलब क्या है इसका, कि यहां पे एनवायरमेंट लिखा तो है, यहां पे इकोनॉमिक बैकग्राउंड लिखा तो है, आर्थिक स्थिति, लेकिन इन सबको आपको नेगेटिव नहीं मानाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा गरीब परिवार से आ रहा है तो वो सीख नहीं सकता। ये सब प्रभावित करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिवली ही प्रभावित करेंगे। सीख सकता है बच्चा, चाहे वो किसी भी कल्चर से हो, किसी भी संस्कृति से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी वातावरण से हो, किसी भी जहां से भी आ रहा है वो सीख तो वो सकता है। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने को आज के लिए तो कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन है। हाँ, अभी खैर इसको मत करना अभी, क्योंकि ये स्टेजेस अभी मैंने प्रॉपर अलग से नहीं कराई हैं, इस बार भी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए तो आप रुक जाओ। और ठीक, अब कुछ डाउट पूछ लो, एक दो चार ही मिनट है हमारे पास, ज्यादा समय है नहीं। आज के लिए हम इसको यहीं विराम देंगे, फिर हम डेवलपमेंट के टाइप्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कल, और कुछ क्वेश्चंस और स्टेजेस उसके बाद आएंगी। फिर काफी क्वेश्चंस, फिर काफी क्या, फिर तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक के, क्योंकि ये 4 से 5 नंबर का टॉपिक है, तो थोड़ा इससे धीरे ही पढ़ें तो अच्छा है। ठीक है जी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, एक ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ बार बार। थॉट प्रोसेस, जिस तरह के लोगों के बीच आप रहते हैं, जिस तरह से आप बड़े हो रहे हैं, जहां जो आपके दिमाग में खाना गया है, जिस तरह की मूवीज आप देख रहे हैं, वो सब आपके सोचने के तरीके को भी तो विकास प्रभावित करेगा ना। अगर मैं नेगेटिव ही सोचती हूँ, कुछ लोग मिल जाएंगे आपको, वो हर चीज में दुनिया ही खत्म हो रही है उनके लिए। अब जिसका पूरा नजरिया ही नेगेटिव है, जिसका थॉट प्रोसेस ही नेगेटिव है, वो फिर तो कुछ बचा ही नहीं जीने के लिए, फिर तो सबको मर ही जाना चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो दुनिया में है नेगेटिव। वातावरण द्वारा जो स्ट्रेस दिया जा रहा है वो एक्सटर्नल है, लेकिन हाँ उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हैं वो इंटरनल है। ठीक है। माइलस्टोन है किस उम्र में क्या एक्टिविटी। 5 साल का बच्चा है तो चलना फिरना दौड़ना अपना बैग लगाना सीख जाएगा, ये माइलस्टोन है उस उम्र का। दूध खुद से पी लेगा अगर आप उसको दे रहे हैं, बॉटल से पकड़ना नहीं पड़ेगा आपको। अच्छे से समझ गए मैम, चलिए बहुत बढ़िया। और बताओ कुछ और समस्या हो। चैनल का नाम लेट्स लर्न, आओ सीखें, चलो सीखें। LETES क्या हो गया मेरे को। कोई और बात हो, हाँ पीडीएफ में ठीक कराती हूँ। सीटेट में कितने नंबर आए थे मैम आपके, प्लीज बता दो। कहाँ नंबर पे पड़े हो भाई, ये टीचिंग स्किल है। वैसे 30 में से 30 आए, कई बार आए हैं, और है ना, लेकिन ये टीचिंग स्किल है। बहुत सारे बहुत अच्छे नंबर लाने वाले लोग भी कई बार बहुत अच्छा पढ़ाएं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। आप कहोगे कि हमें तो नौकरी नहीं मिलेगी अगर हमें नहीं, अब तो फिर आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा ना। आप खड़े हो जाइए किसी ऐसी जगह पे जहां बिना टेस्ट दिए पढ़ा सकते हो, तो अगर आप में सच में दम होगा तो निकल जाएंगे आगे, है ना। छोटे शहरों में जो सच में अच्छे ट्यूशन टीचर्स भी है ना, उनका भी नाम होता है। समझ पा रहे हो बात को। तो सीटेट तो टीचिंग ट्रेनिंग में ही क्लियर हो गया था, उसके बाद ऐसे शौक शौक में बहुत बार देती थी, तो 30 में से 30 आते ही रहते थे, मतलब आए हैं कई बार, बट उससे कोई सच फर्क पड़ता नहीं है। नहीं, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, आपको टेंशन नहीं लेनी। ईवीएस में कुछ एक्स्ट्रा हम प्ले करके चलेंगे कि नई एनसीईआरटी चेंज हुई है जैसे एसएसटी में, तो वो करा दिया जाएगा। चले, आज के लिए इतना ही रखें फिर। बहुत तेजी से कमेंट जा रहे हैं, प्लीज ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं सारे कमेंट पढ़ पाऊंगी, और इस बात को लेकर दुखी भी मत होना। ठीक है जी। इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें, खुद पे ध्यान देके, और दो चार वैसे लोग ढूंढ के जो सच में आपको आपकी तरह समझ लें, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें कि पूरी दुनिया आपको आपकी तरह समझ ले। एक कोई 50 60 70 80% भी समझ ले बहुत है, नहीं तो आप खुद को समझिए, सबसे ज्यादा जरूरी तो वही है। इंशाल्लाह 125 प्लस लाना है, और बड़ा टारगेट रखिए, 130 के आसपास का रखिए मोहम्मद, बट ठीक है कोई नहीं। चले आज की क्लास यहीं समाप्त करें। चले।
बढ़िया, आगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी पे चर्चा हो गई। मे आई रेफर योर बुक विद दीज क्लासेस? बिल्कुल कर सकते हो, बहुत शॉर्ट में सारी चीजें बुक में दी हुई है ना। अभी इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में भी जल्दी आ जाएगी। मैम वाईटी पर क्लास है आज? हाँ यार, वाईटी पे अब क्लास करेंगे डेली। ठीक, डक्टलेस ग्लैंड, अच्छा, जो इंटरनल फैक्टर्स में हमने डक्टलेस ग्लैंड पढ़ा है। या डक्टलेस ग्लैंड बेसिकली श्रावी यंत्र, क्या कहेंगे, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, श्रावी ग्रंथियां। तो ये ग्रंथियां बेसिकली आपके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट आपके केमिकल्स रिलीज करती हैं, तो उससे आपका हार्मोनल बैलेंस है, इम्बैलेंस है, किस तरह के हार्मोन्स आपके दिमाग में प्रोड्यूस हो रहे हैं। कई बार आप देखते हैं कि जो आपको मिलते हैं, कई बार क्रिमिनल्स का भी, तो उनका जो ये पूरा सिस्टम है ये हिला हुआ होता है कई बार। तो आपके ब्लड स्ट्रीम में किस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही है आपकी बॉडी, आपके हार्मोन्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं, वो सब इसमें आ जाएगा। तो वो इंटरनल फैक्टर है, एक व्यक्ति के अंदर की बात है। ठीक है ना। डिसलेक्सिया भी बताएंगे समय आने पे, इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ेंगे। टेंशन नहीं लेनी है, जितना पढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे, एक एक धीमे खाना है, गरम नहीं खा लेना है, उतना गरम नहीं खाना है कि मुंह जल जाए, ऐसे खाना है कि पच पाए चबा चबा के। तो उसी तरह से खा रहे हैं। लर्निंग ग्रेजुअल है, धीमे धीमे होती है, एक दिन में नहीं आप कुछ भी कर लेते हैं, है ना। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। मस्त ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। कल मिलते हैं शाम को 5:30 बजे। बाय। रिवाइज जरूर कर लेना।